हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री और एपी, जीपी, एचपी एंड सीक्वेंस और सीरीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज से हमने अलजेब्रा स्टार्ट करी है जिसमें हम सबसे पहले अलजेब्रा में बेसिक पॉलिनोमियल्स करेंगे, देन बेसिक लीनियर इक्वेशन करेंगे, देन फर्दर बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन करेंगे। और उसके बाद हम एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रा में आते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन में आते हैं एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीनिंग भी अलजेब्रा में जो वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इसकी डेफिनेशन से है, वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और एक 1/x है। ये किससे कनेक्टेड है? मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आएगा? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या है? x और 1/x। और ये किससे कनेक्टेड है? मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस से। तो ये क्या हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही y रेट टू द पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर। तो y पावर 1/3 एक क्या हुआ? वेरिएबल, और वाई स्क्वायर क्या हुआ? अदर वेरिएबल। और ये दोनों वेरिएबल किससे कनेक्टेड है? प्लस से, माइनस से भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन से भी हो सकते हैं, डिवीजन से भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ए पॉलिनोमियल p इन वन वेरिएबल x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एक पॉलिनोमियल p अगर एक ही वेरिएबल x में हो तो उसकी फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी क्या होगी? px इज इक्वल टू an x पावर n, और यहाँ पर आएगा an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, और प्लस लास्ट टर्म क्या होगी? a0, क्योंकि x0 की वैल्यू तो 1 होगी। ये तो सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, लिख दिया नहीं। तो a0 आएगा लास्ट टर्म। तो जहाँ पर a1, a2, an क्या होंगे? सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। और जो ये पावर है ना इनकी, ये हमेशा क्या होगी? एक होल नंबर होगी, या क्या होगी? इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा तो ही वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। और एक बात और, पॉलिनोमियल में कोई जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल x हो, मोर देन वन वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स वाई या एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल में कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है पॉलिनोमियल की होती क्या है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल में। जैसे हमारे पास एक लिखा हुआ है x प्लस 1/x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, पर एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी पावर क्या है नीचे वाले की? -1। -1 क्या? एक डोंट बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर हमें पता है सारे के सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो ये तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं ना, एक होल नंबर है ही नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा, पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं कह दूँ x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? एक होल नंबर ही तो है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसके के मतलब सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होने कभी भी जरूरी नहीं है, पर सारे के सारे पॉलिनोमियल हमेशा क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल सारे के सारे क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होंगे। अब हमारे पास एक टर्म दी हुई है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल दिया, तो इसमें टर्म क्या होता है? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है?
टर्म इसमें होती है कि अगर एक ये पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो टर्म का मतलब ये फर्स्ट वाला क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये क्या होगी हमारी सेकंड टर्म होगी, और ये लास्ट वाली क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। तो जितने भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं ना, उनकी हर एक उससे पहले या बाद में जो वैल्यू होती है हर एक टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्वायर, 5x होगा सेकंड टर्म और 6 होगी थर्ड टर्म होगी। और जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू होगी, यहाँ पर क्या है 1, तो 1 क्या है हमारा एक कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स के साथ वैल्यू क्या है -5, तो -5 क्या है, एक कोफिशिएंट है। तो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होते हैं ना वो सारे हमारे होते हैं कोफिशिएंट। अब हम देखते हैं हमारी डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है हमारी किसी भी पॉलिनोमियल की, जो मैक्सिमम पावर होती है ना उस पॉलिनोमियल की, वही क्या होती है हमारी डिग्री होती है। तो इस वाले पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या है, पावर तो 1 भी है एक्स की, 2 भी है, पर मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हुई इसलिए 2 हुई। तो हमेशा मैक्सिमम पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। तो अब हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं नंबर ऑफ टर्म पर बेस्ड, नंबर ऑफ टर्म पे बेस्ड और नंबर ऑफ डिग्री पे बेस्ड, इनको कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स पे बेस्ड देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल में मोनो का मीन्स क्या होता है 1, तो इसलिए मोनोमियल में हमेशा क्या होगी 1 टर्म होगी। 2x हो गया, जैसे 8y हो गया, या ओनली 6 भी हो लिखते, 6 भी एक जीरो पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 0, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, बाइनोमियल ले ले, बाइनोमियल में क्या होगा, बाई का मतलब होता है 2, तो इसलिए इसमें क्या होती है 2 टर्म्स होती है, जैसे x प्लस वाई लिख दो, 2x प्लस वाई लिख दो, या x प्लस 3 लिख दो, ये सारे क्या होंगे बाइनोमियल होंगे। ट्राइनोमियल में क्या, ट्राई का मीनिंग होता है 3, इसलिए ट्राइनोमियल क्या हो गया 3 टर्म्स होती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, या इसके अलावा कोई भी हो एक्स, इसके अलावा कोई भी और जिसमें 3 टर्म्स हो, वो सारे के सारे क्या होंगे ट्राइनोमियल होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी एक ट्राइनोमियल हुआ। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ डिग्री पे बेस्ड पॉलिनोमियल क्या होते हैं। डिग्री पे बेस्ड क्या होगा, अगर लीनियर होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री होगी 1, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो डिग्री 1 हुई, तो ये क्या हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। x प्लस 2 भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें डिग्री क्या होगी 2, 2 मीन्स मैक्सिमम पावर क्या होगी उसकी 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 में क्या है, यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद आता है क्यूबिक, क्यूबिक का मीनिंग ही 3 होता है, तो क्यूबिक में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दूँ मैं, तो ये भी क्या हुआ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। एक्स क्यूब प्लस 1 क्या हुआ है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये कि हमारे सारे के सारे क्या हुआ, हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर लिया नंबर ऑफ टर्म्स पर और नंबर ऑफ डिग्री पर। टर्म्स पर बेस्ड तो कभी कभी ज़्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं, पर इसमें तो लीनियर इक्वेशन या वही बनते हैं, पर डिग्री पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम उन्हीं को करेंगे। उनको करने से पहले हमें पता होना चाहिए फैक्टर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। इफ यदि x माइनस ए अगर एक फैक्टर हो पॉलिनोमियल px का, तो उस केस में फैक्टर थ्योरम हमें कहता है पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। फैक्टर थ्योरम के वैसे भी हमें मैथमेटिकली पता है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर, अगर मैं कह दूँ 7 14 का फैक्टर है, तो 7 14 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा कंप्लीटली डिविजिबल करेगा और रिमाइंडर क्या रहेगा 0। तो यही बात इसमें है, अगर x माइनस ए पी एक्स का क्या फैक्टर है, तो पी ए हमेशा क्या होगा इज इक्वल टू ऑलवेज 0। अब इसके बाद देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है अगर पी एक्स डिवाइडेड करें हम x से, अगर पी एक्स किससे डिवाइड हो x माइनस ए से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा हमारा पी ए इज इक्वल टू हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो जब किसी नंबर को हमें, अगर हम एक पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें, तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा पी ए।
तो इसको आप ध्यान रखना, इस पर बेस्ड भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में फैक्टर होगा इसलिए पी ए 0 आएगा, जबकि रिमाइंडर थ्योरम में वो इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा, इसलिए पी ए क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर आएगा। अब हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं, हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू आप 0 रख के भी कर सकते हो, तभी तो हमें फैक्टर्स मिलेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और 2 इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो चाहिए आप फैक्टर्स को क्या बोल सकते हो, सोल्यूशन भी बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो, सोल्यूशन भी बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो, फैक्टर्स बोल दो, सबके सबका मीनिंग क्या होगा, एक ही होगा, ऐसे नहीं अलग अलग मीनिंग है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x माइनस 2 फैक्टर्स हो गए, या x इज इक्वल टू 0 और 2 भी मान सकते हो, इसकी वैल्यू हो गई। फैक्टर्स क्या हो गया हमारे पास, x माइनस 2, रियल में जो हमने को इसके फैक्टर्स बताने हैं वो क्या होंगे, x माइनस 2 क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है, इस पोलिनोमियल के। अब अगर मैं कह दूं कि 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को अगर हम x माइनस 1 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी, पी ए हमेशा रिमाइंडर होगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माने तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो P1 निकाल लेते, 3 इसी वाली इक्वेशन में रख देते हैं, x की वैल्यू 1 माइनस 4 1 क्यूब 1 माइनस 3 1 और 1 माइनस 1, ये इससे कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, -5। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखते फिर हमारा कुछ ना कुछ क्वोशंट आता और उस केस में रिमाइंडर आता तो हमें बहुत टाइम लगता, बट रिमाइंडर थ्योरम से ये हमारे क्या हुआ, सिर्फ 1 सेकंड का काम हो गया रिमाइंडर थ्योरम से निकालना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू ऑफ k निकालनी है, जबकि x प्लस 1 क्या है, एक इसका फैक्टर है, किसका, x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर है इसका, इस वाली पोलिनोमियल का। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये हमारा इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ p माइनस 1, पोलिनोमियल में हम रख देते हैं 4, इस वाली पोलिनोमियल में हम -1 लिख देते हैं, x की जगह -1 क्यूब -1 ही रहेगा, प्लस 3 -1 क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -4 और -1 ये +4 हो जाएगा और प्लस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये प्लस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा, ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगी, k की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं। तो हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, 6y²। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि उनका एडिशन करने पर हमें पता कैसे चले एडिशन करनी है। अगर कांस्टेंट टर्म क्या हो, कांस्टेंट में एडिशन हो तो एडिशन होगा उन टर्म्स का, और उन टर्म्स को एडिशन करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए। अगर माइनस हो तो उन टर्म्स को माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम क्या ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, और उनको प्लस या माइनस करने पर हमेशा ऐसे ब्रेक करना है, मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 6y² को हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐड करने पर -5 आना चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ -3y -2y। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -3y -2y माइनस का 5y आएगा, ऐड करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आ जाएगा, 6y², ठीक है। तो अब इसको आप ब्रेक कर लो, y -3 -2y -3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, y -3 y -2। ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्यूबिक के। तो क्यूबिक के फैक्टर्स हम क्या कैसे निकालते हैं, हम लास्ट में जो ये वैल्यू रखी होती है ना, इसके हमेशा क्या होंगे, इसी के फैक्टर्स पूरी क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। तो हम रख के देखते हैं 20 के, प्लस में रख के देखें, माइनस प्लस कुछ भी हो आगे, +-1 +-2 +-4 +-5
इसके अलावा +-10 +-20, ये सारे इनमें से कोई भी हो सकता है इसका फैक्टर, क्योंकि ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर हो सकता है। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं रखना। तो जब आप x = 1 रखोगे तो 1 - 27, यहां पर 120 आएगा, 120, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 1 - 27, 1 + 142 क्या हो गया, 143, और ये 1, यहां पर भी 23x² आएगा, ना कि 27, 23x², और ये 122। तो ये होगा पूरा का पूरा, अगर हम इसको सही करके लिखें तो आप लिख लो इसको माइनस का 120। हाँ, अब आप वैल्यू रख के देखो तो ये हो जाएगा 1 + 142, 143 और 120, और माइनस का 120 और माइनस का 23, माइनस का 143, ऑब्वियसली इसका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब x - 1 हमारा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम अभी इसको डिवाइड करके देख लेते हैं फैक्टर्स में, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, इसके अदर फैक्टर्स भी निकालने हैं। तो इसका मतलब हमें इसका कोसेंट निकालना है, क्या आएगा। तो हम कर लेते हैं x³ - 23x² + 142x - 120, ठीक है। तो इसको x - 1 से हम डिवाइड करते हैं अब। तो सबसे पहले x² पर जाएगा, तो x³ - x², ये यहाँ पर हो गया प्लस, तो माइनस का 22x² प्लस का 142x, ऐसे ही करते हैं हम। नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, -22 से मल्टीप्लाई करेंगे 22x से, तो ये हो जाएगा माइनस का 22x² प्लस का 22x, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 120x और माइनस का 120। तो अब इस किससे करेंगे मल्टीप्लाई, +120, तो 120x - 120, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा कोसेंट क्या हो गया इस केस में, x² - 22x + 120। तो जब आपको इसको स्प्लिट मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास इसके अदर 2 फैक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब आप फर्दर आगे खुद सॉल्व करना। तो अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं इनको आइडेंटिटीज ही क्यों बोलते हैं। पहले हम एक वैल्यू लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा आइडेंटिटी में, a² + b² + 2ab। देखो अगर हम देखें तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके फैक्टर 2 आने चाहिए। पर रियल में क्या होता है, ये बहुत सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, मोर देन 2 वैल्यू के लिए। कभी भी कोई डिग्री हो जिसकी, और उससे कितने फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी उसकी डिग्री होगी, ठीक है। अगर उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, इट मीन्स वो उसकी आइडेंटिटी है, कभी उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ना कि फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है, मोर देन अरे क्वाड्रेटिक है तो मोर देन 2 होगी, क्यूबिक है तो मोर देन क्यूब होगी। तो इसका मतलब उसकी डिग्री से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हो ना कभी भी किसी पॉलिनोमियल के, तो वो उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, a - b की होल स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है, a² + b²। माइनस के केस में क्या आ जाएगा, -2ab, इसमें और इसमें यही डिफरेंस होता है। a² - b² क्या होता है, a - b और a + b। और a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b।
और a माइनस बी का होल क्यूब, बस सब में माइनस आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, माइनस बी क्यूब सेम होगा। अगर आप कंपेयर करके भी ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर आपको कंपेयर करके लर्न करना है, ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है, और ये दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का ही तो डिफरेंस है, और जिनको पता है उनके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आ जाता है माइनस ए बी, जबकि ए क्यूब माइनस बी में ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सारी की सारी टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इन दोनों को भी आप आपस में कंपेयर करके लर्न कर सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, सर्कुलेशन में आएगा बी सी प्लस सी ए। ये क्या होते हैं, इसकी आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके अलावा इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखा, इसको आप इरेज करके सही करो। एक और भी फॉर्मूला होता है इसका, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे ना, सारे को सॉल्व करोगे, तो आपके पास यही टर्म फिर से बन जाएगी। ये आप खुद सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो ये यही टर्म क्या बन जाएगी, फिर से बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारी नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर जीरो हो तो उस केस में ये सारी वैल्यू तुम्हारी जीरो आ जाएगी, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा हमेशा। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा ध्यान रखना। अब हमने सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली। अब हम जो बेसिक आइडेंटिटी होती है मैंने सारी लिख दी, अगर और कोई होती है तो वो इन्हीं से ड्राइव होती है। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड। तो जैसे मुझे इसका सारे का आंसर निकालना है कि क्या होगा इसको सॉल्व करने पर, तो अगर आप देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब की मेरे से वैल्यू पूछी गई है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 28 माइनस 15 माइनस 3, ये जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा 3, ए क्या है 28, बी क्या है माइनस 15, सी क्या है माइनस 13। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना इजी था, नहीं तो आप इनको 28 को क्यूब निकालते, फिर माइनस 15 की क्यूब निकालते, 13 की क्यूब निकालते, फिर सॉल्व करते हैं, और इस आइडेंटिटी से ये 1 मिनट में आंसर आ गया है। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 25a स्क्वायर और 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो इसकी साइड्स, इस मीन्स इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमें। साइड्स का मीन्स मतलब इसके फैक्टर्स, कोई रेक्टेंगल में क्या होती है 4 साइड्स होती है, 2 हर ईच 2 साइड्स क्या होती है सेम होती है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं 25a स्क्वायर स्प्लिटिंग से, और ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। 25 को 12 से करें तो यहाँ हो जाएगा 15a माइनस 20a, क्योंकि एडिशन करने पर आएगा। 5a कॉमन ले लिया, 5a माइनस 3 माइनस 4 5a माइनस 3, तो इसकी साइड क्या होगी 5a माइनस 3 5a माइनस 4, ये इसकी क्या होगी साइड्स होगी इस रेक्टेंगल की।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार आ जाते तो हम सोचने लग जाते भाई साइड्स क्या होगी, साइड्स मीन्स फैक्टर्स ही है, कुछ भी नहीं है नॉर्मली मीनिंग। अब एक क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हमें इसकी भी साइड्स निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं 12 KY² प्लस 8KY माइनस 20K। के तो हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 12Y² प्लस 8Y माइनस 20। तो के अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम, यहाँ पर 4 भी कॉमन आ जाएगा तो 3Y² प्लस 2Y माइनस 5 4K। इसको स्प्लिट करोगे तो 3Y² माइनस करने पे आएगा प्लस का 5Y माइनस का 3Y माइनस का 5, तो 4K 3Y प्लस 5 और Y माइनस 1, ये इसकी साइड्स आ जाएगी इस क्यूबॉइड की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A अपॉन B प्लस C। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप उठा के देख लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है अगर आप पेपर्स उठा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स के। तो A अपॉन B प्लस C, B प्लस B C अपॉन A और C A प्लस B है, तो हम लिख लेते A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B हमारा क्या है 1 के बराबर है। तो हम क्या करें, दोनों साइड A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C, B A प्लस B प्लस C, C प्लस A और C A प्लस B प्लस C, A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। दोनों साइड अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में, इसका मतलब सेम है। अब A को अंदर की साइड मल्टीप्लाई करके B प्लस C से काट देते हैं, तो पहले इसको करेंगे A से ही करेंगे तो यह आ जाएगा A² B प्लस C, और A को इस वाली टर्म से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B प्लस C से B प्लस C कट जाएगा और A बच जाएगा। ऐसे ही B² अपॉन C प्लस A प्लस B प्लस B बच जाएगा, सही है। ऐसे ही C² अपॉन A प्लस B और प्लस C बच जाएगा। यहाँ पर क्या था A प्लस B प्लस C, ये सारी की सारी आपस में कट जाएगी और इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल में इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 0 हमारा इसका आंसर होगा और ये हमें निकालना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर A B और C नॉट इक्वल टू 0 हो और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम रख लेते हैं, हमें एक रिलेशन पता है इसके रिगार्डिंग, अगर A प्लस B प्लस C क्या हो 0, तो हमें पता है इफ़ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0 हो तो A³ प्लस B³ प्लस C³ इज इक्वल टू 3ABC। ठीक है, तो अब क्या करो आप इसमें ABC को इसके नीचे ले जाओ, क्या आ जाएगा A² BC प्लस B² AC, क्योंकि B से B तो कट जाएगा हर टर्म में, C² AB इज इक्वल टू 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया। SSC CGL 2024 में पूछा गया, वहाँ पर उसके आगे सिर्फ 1/2 और था। क्या था 1/2 और था, सिर्फ इसके आगे 1/2 आप भी लगा दो, आंसर क्या आ जाएगा 3/2 लगा दो, 3/2 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन SSC CGL 2024 में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास हमने 4th और या 3rd क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आज हम देख लेते हैं ये होता भी क्या है। अगर 3 को मैं 29 को 3 से डिवाइड करें तो मेरा कोसेंट क्या आ जाएगा 9, 27 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा क्या होता है 29 हमारा होगा डिविडेंड,
और इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये 3 क्या होगा हमारा डिवाइजर, क्योंकि डिवाइड करने वाला है ये। इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा रिमाइंडर, क्योंकि बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं रिमाइंडर, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा। और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होगा कोसेंट। और इसको स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो डिविडेंड एक्चुअल, और ये हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी बनेगी अगर हम प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा याद रखना, मैं कैपिटल डी से डिविडेंड को, स्मॉल डी होगा डिवाइजर, क्यू होगा कोसेंट और आर होगा हमारा रिमाइंडर। और मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको बता दिया ये क्या होता है। अब हम वेरिएबल्स की फॉर्म में इनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है हर चीज़ की वैल्यू, हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका रिमाइंडर दिया हुआ है, इसका डिवाइजर भी दिया हुआ है, और हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है 4x प्लस 3। यही होगा अगर हम रिमाइंडर को उधर की साइड ले जाएं और सॉल्व कर दे तो हमारा आ जाएगा ए एक्स पावर 4, और रिमाइंडर हमेशा ना तो हमारे पास ही हमें यहाँ पर पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ था ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, रिमाइंडर दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, और ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने सॉल्व कर लिया ऐसे, इसको लिख लिया, ये हो गया डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को हम इस साइड स्विच कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और 3 आपस में कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और क्यू। पर अगर आप देखो तो ये भी क्या होगा, इसका एक कंप्लीटली फैक्टर होगा, क्योंकि अब कुछ रिमाइंडर तो रह नहीं रहा, और कोसेंट भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो ये अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसमें वैल्यू रखने पर क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्प्लिट करके फैक्टर निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो हमारे पास x की वैल्यू x प्लस 2 और x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 और प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए इस वाले पॉलिनोमियल के x प्लस 2 x माइनस 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, p माइनस 2 क्या होगा 0 के बराबर होगा, तो हम इसमें वैल्यू रख देते हैं a पावर माइनस 2 पावर 4 16a, डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूँ मैं, और ये हो जाएगा माइनस का 8b, और ये वाली टर्म इससे कट जाएगी क्योंकि ये क्या आएगी माइनस में आएगी, ये वाली टर्म प्लस में आएगी, प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 0, क्योंकि p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर x प्लस 2 क्या है इसका एक फैक्टर है, ऐसे ही p1 क्या होगा वो भी 0 के बराबर होगा। अब इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं a प्लस बी माइनस 1 और माइनस 2, क्या आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि p1 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि x माइनस 1 क्या है इसका एक फैक्टर है। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू बी। तो इक्वेशन 2 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1
और b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा जी। आप यहाँ पे रख के देख लो, 1 + 2 - 3 क्या 0 = सही आ रहा है। तो ये हमारी फाइनल आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x + y + z = 12, x² + y² + z² = 96, 1/x + 1/y + 1/z की है 36, और x³ + y³ + z³ की हमें वैल्यू निकालनी है इसमें। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम पहले निकाल लेते हैं x + y + z की होल स्क्वायर। क्या होता है? x² + y² + z² जिसकी वैल्यू है 96 + 2xy + 2xy + yz + zx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है इसका मतलब। और x + y + z की वैल्यू हमें दे रखी है 12, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 12² क्या होगा 144, डायरेक्टली लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। 144 - 96/2 किसकी वैल्यू आ जाएगी? xy + yz + zx, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8 और ये 24 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/x + 1/y + 1/z = 36, और ऊपर क्या बन जाएगा हमारा xy + yz + zx = 36। xyz होगा ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3xyz × 12, और इसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 24/12 क्या आ जाएगा 2। 3xyz की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 2 आ गई। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है? x³ + y³ + z³ - 3xyz होता क्या? x² + y² + z², इसकी वैल्यू क्या है? नहीं, x + y + z 12 आ गया, और x² + y² + z² 96, और -xy - yz - zx होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का 24, ये हमने निकाली हुई है। जब हम इसकी आइडेंटिटी इसके फॉर्मूले में रख देंगे, और 3xyz की वैल्यू भी -2 होगी, तो x³ + y³ + z³ 2 + 12 × 642, और ये 92 72 आ गया। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 864 + 2, हाँ 866, ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है ऐसे ही, पर अगर आप प्रॉपर वे से करें तो इसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज बड़ा टफ है इसका आंसर आना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ये पोलिनोमियल बेस्ड पे बहुत आते हैं। हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है और ये इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका डिवाइजर है, तो हमें कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालोगे? आज ये देखो, x - 2 ये जो हमें डिवाइजर दे रखा है, इसको मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखूँगी। x - 2 = 0 ऐसे, तो x = 2 आ जाएगा मेरे पास। तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 और ऐसे बनाऊँगी। अब पोलिनोमियल की सिर्फ कोफिशिएंट लिखूँगी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। फर्स्ट कोफिशिएंट है 3, सेकंड है -2, फिर x² का है 4, x का है -5 और कांस्टेंट है -3। अगर किसी भी वेरिएबल का अगर कांस्टेंट 0 हो ना, या क्या वो क्या वेरिएबल ही ना दिया हो बीच में, जैसे x³ -x लिख दिया मैंने, x² दिया नहीं हुआ, तो उसका कोफिशिएंट आप 0 मान के चलोगे, उसकी वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पर x4 की आ गई 3, x³ का आ गया -2, x² का आ गया 4, x का आ गया -5 और ये आ गया -3। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे, क्या आएगा 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 × 2, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
8 आ गया, 8 + 4 12, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार इस वाले 2 से इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते रहेंगे और जो आएगा नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे, यहाँ पर होगा 24, तो ये आ गया 19, ये आ गया 38 और यहाँ पर आ गया 35। तो हमारा इतना क्या बनेगा, लास्ट वाला हमेशा रिमाइंडर रहेगा और इससे पहले वाला क्या रहेगा, हमेशा कोसेंट। तो ये क्या बन जाएगा, और कोसेंट की पावर हमेशा पॉलिनोमियल की डिग्री से एक कम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3x³ + 4x² + 12x, और ये क्या आ गया प्लस का 19, ये क्या आ गया हमारा कोसेंट, और रिमाइंडर क्या आ गया 35, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा, और बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, इसको इससे डिवाइड कर लो फिर भी कोसेंट, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये मेथड ईजी होगा। अब इसमें हमें दे रखा है कि 3x³ - 7x² + 3 को अगर x + 3 से डिवाइड हो तो हमें रिमाइंडर और कोसेंट निकालना है, क्या आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, -3, फिर लाइन बनाएंगे, x³ का कोफिशिएंट 3, x² का कोफिशिएंट -7, x का कोफिशिएंट दे नहीं रखा तो हम 0 लिखेंगे। मैंने अभी बताया था किसी का कोफिशिएंट ना दिया हो तो उसकी जगह 0 लिखोगे, ये नहीं आप इसको लिखोगे ही नहीं। और फिर सबसे पहले 0 लिखेंगे, यहाँ आ गया 3, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -9, तो ये आ गया -16। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 48, तो ये आ गया 48। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 3, हाँ 3 -144 सही है। ये कितना आ जाएगा 141 माइनस का, तो इसका हमारा कोसेंट क्या हो गया, ये 3x², क्योंकि पावर डिग्री क्या 3 है तो पावर क्या आएगी इसकी स्क्वायर, कोसेंट की एक कम होएगी ना, -16x + 48, और रिमाइंडर क्या आ गया -141। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये कोसेंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, अगर इस पॉलिनोमियल को x + 4 से डिवाइड करे तो कोसेंट ये होगा और रिमाइंडर ये, कोसेंट ये होगा, और इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करना, पहले कोसेंट और रिमाइंडर निकाल लेना, फिर आप कोसेंट में जो वैल्यू है ना उससे कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल लेना, और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से देख लेना कौन सी वैल्यू आएगी। जब आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये वैल्यू सही होएगी, तो आप सॉल्व करके और देख लेना और इसमें कंपेयर करके कोसेंट के साथ वैल्यू निकाल लेना। अब आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कि एलसीएम क्या होता है, किसी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स दे रखे हो, या उनका एचसीएफ क्या होता है। तो इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता दी है नंबर सिस्टम में, एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में। अगर मैं देखूँ 3 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 और एलसीएम क्या होगा 12। तो आप एक चीज़ देखिए, एलसीएम हमेशा क्या होगा, उन नंबर से क्या होगा हमेशा बड़ा या उनके इक्वल टू होगा, और एचसीएफ हमेशा क्या होगा उन नंबर से छोटा या उनके बराबर होएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर एचसीएफ लिख दो चीज़, ये इससे क्या होगा हमेशा 3 के इससे क्या होगा छोटा होगा, और एलसीएम क्या होगा 12 उसके बराबर है। तो एलसीएम हमेशा इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा, एचसीएफ हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। और एलसीएम मतलब जो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आए, कॉमन मल्टीपल्स हो, और एचसीएफ दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो अब हम इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं इन सबको। x³ - 27 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x³ - 3³, ये क्या आ जाएगा x - 3। मैंने बताया था a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, और क्या होगी x² + 9 और माइनस का 3x, ये होगा। नहीं, माइनस के केस में हमारी प्लस हो जाती है, प्लस का 3x, और x - 3 तो x - 3 रहेगा, और x² - 9 क्या हो जाएगा x + 3 x - 3, ठीक है। तो अब इसमें और इन तीनों में देखिए तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा जो तीनों में कॉमन हो x - 3, और एलसीएम क्या आएगा कॉमन मल्टीपल
तो वो हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3x। तो ये हमारा एलसीएम होगा। बहुत सारे एग्जाम में आजकल बहुत ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम पूछना। तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब मेरे चैनल वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मैं अपने एफर्ट्स को आपकी बेटर स्टडी के लिए कंटिन्यू कर सकूं। और मैंने हर एक वीडियो में जो भी कंसेप्ट पूछा गया है आज तक एसएससी में या कोई भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या पूछा जा सकता है, उन सभी कंसेप्ट्स को मेरी वीडियोज में क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो मेरे एजुकेशन चैनल वाहिनी एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।